आज हम डिस्कस करेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ राइज ऑफ द डॉलर एंड डेप्रिसिएटिंग ऑफ द इंडियन रुपी। सो जैसे कि हमें पता है कि जून और जुलाई 2022 में डॉलर टच ₹80। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ें मेन कि इतना रुपी डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द डेप्रिशिएटिंग ऑफ द इंडियन रुपी। सेकंड पे हम देखेंगे कि डॉलर के राइज होने के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड we will discuss is the RBI's strategy to manage और control the depreciating rupee और RBI का क्या स्टांस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन रुपी की पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके आज तक की क्या जर्नी रही है। 1947 में डॉलर वॉज ₹4 कि $1 के बदले हमें ₹4 देने पड़ते थे। 2008 में इट रीच टू ₹43। 2014 में इट रीच टू 62। 22 में इट टच्ड ₹80 की 80 के क्रॉस कर गया था एक थोड़े से टाइम के लिए, और 2021 में इट वाज 72 और 73। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये 7 to 8 रुपीज़ एकदम से इतना क्यों डाउनफॉल आया। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ ग्लोबल सिनेरियो। As we know that in end of the February 2022, there war started between Russia and Ukraine, which created a global economic recession-like situation. तो इसके पीछे रीज़न क्या थे? इसके पीछे दो रीज़न थे। फर्स्ट, रशिया और यूक्रेन आर द सोर्स ऑफ वीट। दिस रीजन, रशिया एंड यूक्रेन collectively are the most producing countries for the wheat. Approximately 2/3 of the total exports of the wheat to the world is done from both of these countries only. जब वॉर स्टार्ट हुई उसी टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, US, UK, ब्रिटेन और यूरोप ने रशिया के ऊपर सेंक्शंस लगा दिए थे फॉर एक्सपोर्ट्स। सेकंड रीज़न इज़ क्रूड ऑयल। जैसे कि हमें पता है कि रशिया इज़ द होल्डर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, और ये क्रूड ऑयल सारे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, और नेचुरल गैस इज़ मेनली डिमांडेड इन द यूरोप। रशिया से यूरोप के रीजन में, जर्मनी में बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, और जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सेंक्शन लगा दिया, जिसके कारण ये एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गॉट स्टॉप इन द ग्लोबल मार्केट, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ को US के साथ डील करना पड़ा फॉर द डिमांड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड की डिमांड शिफ्ट टुवर्ड्स द US। दिस क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द डॉलर इन द ग्लोबल मार्केट्स, कि डॉलर की डिमांड इंक्रीज हुई। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तब पूरे वर्ल्ड की करेंसीज को डेप्रिशिएट हुआ। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडियन रुपी ही नहीं गिरा बल्कि पूरी वर्ल्ड की करेंसीज गिरी हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इसके साथ हम पूरा डेटा के साथ इसको एनालाइज करेंगे कि नॉट ओनली द वीक कंट्रीज बट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ऑल्सो डेप्रिशिएटेड बाय अराउंड 11%। हम देख सकते हैं इधर जापानीज येन रिड्यूस बाय 18.4%, पॉलिश करेंसी रिड्यूस बाय 14.2%, UK पाउंड रिड्यूस बाय 12.2%, यूरो रिड्यूस बाय 11.4%। ये सारी करेंसीज मोर देन 11% के साथ रिड्यूस हुई, और हमारी इंडियन करेंसी जस्ट रिड्यूस बाय 7.5%। और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अगर हम इंडियन करेंसी को कंपेयर करें तो हमारी इंडियन करेंसी इज ऑल्सो ए बेटर प्लेस। थाई बात, थाईलैंड की करेंसी रिड्यूस बाय 10%, मलेशियन रिड्यूस बाय 6.8%, चाइनीज येन रिड्यूस बाय 6%। सो ग्लोबल क्राइसिस के कारण डॉलर की डिमांड बढ़ी और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ। तो सेकंड रीज़न पे हम आते हैं, दैट इज़ परसिस्टेंट आउटफ्लोज। परसिस्टेंट आउटफ्लोज बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये कौन होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स? दीज आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन द अदर कंट्रीज स्टॉक मार्केट ऑफ द अदर कंट्रीज टू गेन सम प्रॉफिट्स। इसको हम थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे। जब कोरोना था तब हमारी मार्केट थी 26,000। इसके बाद FPIs का इन्फ्लो हुआ जिसके साथ मार्केट इंक्रीज टू 62,000, और उसके बाद जब FPIs ने पैसा निकाला तब ये रिड्यूस हो गई थी 52,000 के साथ। इसको हम पूरे डेटा के साथ एनालाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें कि मार्च की 2020 में इट रीच टू हाईएस्ट ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन कि FPIs ने 2020 और 21 ईयर के बीच में $23 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज़ किए थे, जिसके कारण स्टॉक मार्केट वेंट अपवर्ड साइड। और सेकेंडली जब उन्होंने पैसा निकाला इंडियन स्टॉक मार्केट से तब इट रिड्यूस टू अप्रॉक्सीमेटली $28 बिलियन, और उसके साथ मार्केट नीचे गिर गई।
और इसके साथ अगर हम इसको करेंसी के साथ लिंक करें, जैसे ही एफपीएस ने पैसा निकाला इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ, तो वो इंडियन रुपी सेल करेंगे और फॉरेन करेंसी डॉलर को परचेज करेंगे। जैसे ही वो डॉलर को परचेज करेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर। और एफपीएस का निकालने का रीज़न क्या था? एक तो यूएस फेडरेशन, यूएस गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। सेकेंड, वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर। जब रशिया यूक्रेन वॉर लगी तो एफपीएस को डर लगने लग गया कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर है, रिस्की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर, वो सेफ़ नहीं रहेगी, कि स्टॉक मार्केट फॉल करेगी। इसके लिए उन्होंने अपना पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट में निकालने के लिए यूएस फेडरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद जब एफपीएस ने पैसा बाहर निकाला तब डॉलर इंक्रीज़ कर गया। सो दिस लेड टू द फॉल ऑफ द इंडियन रुपी। थर्ड रीज़न इज़ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट गैप। ट्रेड डेफिसिट गैप क्या होता है? कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के कंपैरेटिवली। जैसे कि हमने एनालाइज़ किया कि जब वॉर स्टार्ट हुई रशिया यूक्रेन के बीच में, तब कमोडिटीज़ और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके, स्टीपली इंक्रीज़ करके। हमें पता ही है कि हम क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसके साथ हमें इंपोर्ट्स कॉस्टली पड़ते गए। दिस कॉज दी वाइडनिंग, कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते गए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए। और इसको हम एनालाइज करेंगे डेटा के साथ कि इंपोर्ट ग्रोथ वाज 58% एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज ओनली 23%, कि हमारे इंपोर्ट की ग्रोथ 58% के साथ हुई और एक्सपोर्ट की ग्रोथ सिर्फ 23% के साथ हुई, जिसके साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। ये देखिए जून 2022 में इट वाज 26.18%, हमारा रिकॉर्ड हाई। दिस टच द न्यू हाई, कि हमारा ट्रेड डेफिसिट टच न्यू हाई ऑफ $26.18 बिलियन। सो दिस ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ द डॉलर। चलिए अब नेक्स्ट रीज़न के ऊपर आते हैं, वो है डिटेरियोरेशन करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स कि हमारे जो इम्पोर्टिंग थिंग्स हैं, कि हम गुड्स और सर्विसेज कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तब हमारी लोकल करेंसी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और डॉलर को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाएगा, जिसके साथ एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इंडियन करेंसी एंड क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर द डॉलर। सो हम इसको टेबल के साथ भी देख सकते हैं कि जून 2020 में इट रीच टू अप्रॉक्सीमेटली $19 बिलियन और मार्च 22 में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन। सो जो चीज़ पहले पॉजिटिव थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाज पॉजिटिव एंड इट बिकम नेगेटिव ड्यू टू द इम्पोर्टिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन द इम्पोर्टिंग कॉस्ट। जब हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी डॉलर विल इंक्रीज। फिफ्थ रीज़न इज म्यूटेड एक्सपोर्ट्स। जब डॉलर इंक्रीज़ करेगा और इंडियन रुपी वीक होगा तो उसके साथ एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब फॉरेन का बंदा इंडिया से सामान परचेज करेगा उसको कम डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे और उसकी कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके साथ हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट जैसे कि वॉर सिचुएशन है, उसके साथ ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी डाउन थी, म्यूटेड। ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन भी है, फियर भी है। दिस कॉज द डिक्रीज इन द ग्लोबल डिमांड, स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन फियर्स। जैसे कि हमें पता है कि पिछले कुछ महीनों में इन रीसेंट टाइम्स मैनी ऑफ द रिसर्च पेपर्स, मैनी ऑफ द क्वालिफाइड मर्चेंट बैंकर्स एंड अदर हाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने ये डिक्लेयर किया कि दैट वर्ल्ड कैन गो इनटू द रिसेशन ड्यू टू द वॉर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल एंड कमोडिटीज़, जिसके साथ वर्ल्ड रिसेशन में आ सकता है। तो उस रिसेशन के फियर के कारण एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए और इंडिया को डेप्रिसिएटिंग रुपी का फ़ायदा नहीं हुआ। सो दिस ऑल्सो कॉज द राइज ऑफ द डॉलर। सिक्स्थ रीज़न इज राइजिंग इम्पोर्ट बिल। हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं, हमें पता है कि हमारा क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र, गोल्ड, दीज थ्री थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ आवर इम्पोर्ट बिल। कि हम जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं उसमें से 50% ये तीन चीज़ों के में ज़्यादा करते हैं। और इन तीन चीज़ों की डिमांड भी इनइलास्टिक है, कि अगर इसका प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए लेकिन इसकी डिमांड कम नहीं होगी कभी भी। तो इसको कंसेप्ट को बोलते हैं डिमांड इनइलास्टिक। क्रूड ऑयल हमारी हर एक इंडस्ट्री में यूज़ चाहिए, इवन इन एग्रीकल्चर में जो जो भी फार्म प्रोड्यूस होगी, हमें वो फार्म से मार्केट में लेके आना पड़ेगा, मार्केट से कंज्यूमर के घर तक। एंड बोथ दीज प्रोसेसेस नीड ट्रांसपोर्टेशन।
और ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्रूड ऑयल चाहिए। क्रूड ऑयल और बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी सबको चाहिए। सर्विसेज में एम्प्लॉय को ऑफिस जाना है उसके लिए भी क्रूड ऑयल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। फर्टिलाइजर्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा चाहिए। और गोल्ड इज़ द फेवरेट कमोडिटी। हम सारे इंडियंस की एक मेंटालिटी है दैट गोल्ड इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, जिसके साथ हम क्राइसिस में इसको और ज़्यादा परचेज करते हैं, जिसके साथ हमारा इम्पोर्ट बिल इंक्रीज़ होता है। सो दिस इंक्रीज ऑफ द इम्पोर्ट बिल, अगर हमारा इम्पोर्ट बिल इंक्रीज़ करेगा तो हमें और डॉलर परचेज करना पड़ेगा। जब और डॉलर परचेज करेंगे तो ये हमारी डॉलर को और स्ट्रांग बनाएगा और रुपये को डेप्रिसिएट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट कवर। इम्पोर्ट कवर मीन्स कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आरबीआई के पास रखे होते हैं वो कितने लेवल तक हैं, कि हमारे कितने महीने के इंपोर्ट्स को वो कवर अप करेंगे। डेटा देखें तो हम वी आर द 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में हम 5th नंबर पे आते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के मैटर में। और ये अक्टूबर 2021 में इट रीच टू $642 बिलियन विच वॉज द हाइएस्ट। जुलाई 22 में इट रीच टू 573। तो इसको हम इस पर भी देख सकते हैं कि ये अक्टूबर 2021 में इट रीच टू हाइएस्ट ऑफ द $642 बिलियन और जुलाई 2022 में इट रिड्यूस टू 573। और अब हम इम्पोर्ट कवर को देखें। इम्पोर्ट कवर हमारा जून में 2021 में इट वाज 19 मंथ्स और अब ये रिड्यूस होके 9 मंथ्स पे आ गया, 9.5 मंथ्स के ऊपर, 19 मंथ्स टू 9.5 मंथ्स। सो दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द प्राइजेज ऑफ द डॉलर एज कम्पेयर टू द इंडियन करेंसी। ये सारे रीजन्स थे, 7 रीजन्स दैट लेड टू द इंक्रीज ऑफ द डॉलर एंड डेप्रिसिएटिंग ऑफ द इंडियन रुपी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द राइज ऑफ द डॉलर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डॉलर के राइज होने का क्या इम्पैक्ट आएगा। इसमें हम पहले देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट और फिर देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन इन फॉर्म ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, कि जब हम क्रूड ऑयल, महंगे क्रूड ऑयल, इन्फ्लेटेड क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करेंगे वो हमारी सारी इंडस्ट्री में यूज़ होगा, जिसके साथ पूरे वर्ल्ड, पूरी कंट्री में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे कमोडिटी के। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से दैट वी आर इम्पोर्टिंग द इन्फ्लेशन फ्रॉम आवर वर्ल्ड और आवर इम्पोर्ट्स। सेकेंड इज कि ट्रैवलिंग बिकम्स कॉस्टली, कि जब भी हम कभी भी फॉरेन घूमने जाएंगे या फॉरेन पढ़ने या काम करने जाएंगे तो हमारे लिए ट्रैवलिंग कॉस्टली हो जाएगी, बिकॉज हमें ट्रैवलिंग में एयरलाइन, होटल्स और उधर की लोकल एक्टिविटीज़ के लिए डॉलर परचेज़ करना पड़ेगा। उधर पैसे खर्चने के लिए हमें डॉलर चाहिए होगा, जब डॉलर परचेज़ करेंगे हम तो हमें महंगे रेट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राइज ऑफ डॉलर। थर्ड, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज इन वर्ल्ड वाइड और उनके रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन इंडस्ट्री। जब हमारी इन्फ्लेटेड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्ट डालेगी तो दिस विल रिड्यूस द कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्ल्ड मार्केट, कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी उसके प्राइसेस हाई होंगे दूसरी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इन ग्लोबल मार्केट। दिस विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, जिसके कारण हमारी इंडियन करेंसीज के प्रॉफिट और मार्जिन्स रिड्यूस हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले है कि एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, कि फॉरेन के पर्सन को कम डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए। बट दिस बेनिफिट इज़ नॉट टेकन बाय द इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज हमारे ग्लोबल सिनेरियो कुछ फियर और रिसेशन का चल रहा है सिनेरियो, जिसके साथ कारण हम एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। सेकेंड इज रेमिटेंसेज इंक्रीज। रेमिटेंसेज मीन्स ही ट्रांसफर्स फ्रॉम पर्सन इन फॉरेन कंट्री टू पर्सन इन इंडियन इकोनॉमी। सो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे हमारे इंडियन के पर्सन फॉरेन में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने फैमिली रिलेटिव्स को इंडिया में। तो इसके साथ इंडिया के पास बहुत से फॉरेन से पैसा आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर इन द वर्ल्ड। इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी पॉजिटिव में लाने वाला रेमिटेंसेस है, जिसके साथ अब डॉलर के राइज होने के साथ रेमिटेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी, कि $1 उनको तो सैलरी डॉलर में मिल रही है, बट जब वो कन्वर्जन इंडिया में हो रही है तो वो ज़्यादा हो रही है, 80 रुपीज़, जिसके कारण रेमिटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए, दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ द राइज ऑफ डॉलर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अब हम देखेंगे कि आरबीआई ने क्या स्ट्रेटजीज चूज़ की। आरबीआई ने फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज़ की है इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे कि हमें पता है कि एफपीआईज ने
पैसा बाहर निकाला टू इन्वेस्ट इन द सेफ ऑप्शन ऑफ द यूएस बॉन्ड। और इधर आरबीआई ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि उनको लगा कि एफपीआईज भी इंडिया के बॉन्ड्स में परचेज करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि उनको इंडियन इकोनॉमी के बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, जिसके साथ इंडियन रुपी परचेज किया जाएगा फॉरेन मार्केट के अंदर और रुपी को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी फॉरेन मार्केट के साथ, जिसके साथ थोड़ा जो वॉलेटिलिटी है वो कम होगी। सेकेंड इज यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू टेक सेल पोजीशन इन डॉलर फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड मार्केट्स। इसका मतलब हुआ आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर को ग्लोबल मार्केट फॉरेक्स रिजर्व मार्केट में सेल कर देगी, जिसके साथ डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और इंडिया में इंडियन रुपये की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसके साथ इंडियन रुपये बढ़ेगा और डॉलर थोड़ा डाउन आएगा। दीज टू स्टेप्स वर टेकन बाय दी आरबीआई टू कंट्रोल और मैनेज दी डेप्रिसिएटिंग इंडियन रुपी। लेकिन आरबीआई का स्टांस क्या है ओवरऑल, कि लार्जर पर्सपेक्टिव में आरबीआई का क्या स्टांस है? आरबीआई कहता है कि वी वोंट स्टॉप रुपी फ्रॉम फाइंडिंग इट्स ट्रू वैल्यू थ्रू डेप्रिसिएशन। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट कि आरबीआई का ये मोटिव है कि हम ज़्यादा मैनेज या कंट्रोल नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन रुपी नीड्स टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू, कि जो भी ग्लोबली मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड सप्लाई की, हम उसके साथ ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते और रुपी को अपनी एक ट्रू वैल्यू फाइंड करने देंगे कि मार्केट फोर्सेस का एक डेप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरी ग्लोबल मार्केट्स फॉलो हुई है, ना कि सिर्फ इंडियन रुपी। और अगर हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज ऑफ द इंडियन इन द फॉरेन मार्केट। सेकेंडली वो कहता है कि मेन इंटेंट इज टू प्रिवेंट शॉक्स टू द इकोनॉमी फ्रॉम द बाउट ऑफ अनरूली एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। इससे हम समझ सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में इंडियन इंडस्ट्री को जब भी फॉरेन से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो फॉरेन में पेमेंट करनी पड़ेगी, और वॉलेटिलिटी के कारण कि वो डॉलर एकदम बढ़ रहा है कम हो रहा है तो उसके साथ उनको प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो उस वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए आरबीआई कहता है वी जस्ट नीड टू प्रिवेंट द शॉक्स टू द इकोनॉमी फ्रॉम अनरूली एक्सचेंज रेट। सो हम उन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा स्टेप लेंगे। लार्जर पर्सपेक्टिव में हम एक रुपी को ट्रू वैल्यू फाइंड करने देंगे थ्रू डेप्रिसिएशन। I hope you all understand this topic in depth. So thank you all. This was all for today. Thank you.